नमस्कार, HNN न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारे खास पेशकश 3 बजे की 3 बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आज नजर रहने वाली है। पहली खबर होगी वंदे मातरम पर संसद में हुई चर्चा को लेकर के। 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा जारी है। आज भी आपको बता दें कि ये चर्चा जो है वो हुई है, संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री के द्वारा विपक्ष पर तंज भी कसा गया है और उसके बाद विपक्षियों के द्वारा भी अपनी बात रखी गई है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर बनी रहेगी हमारी नजर जो है, पटरी पर लौटी अभी तक उड़ानें जो हैं वो नहीं लौटी हैं। 7वें दिन भी इंडिगो पर संकट छाया हुआ है, जहां आपको बता दें कि 10 दिसंबर तक नेटवर्क स्थिर होने की उम्मीद जताई गई है, जिस पर दूसरी बड़ी खबर जिस पर टिकी रहेगी नजर। तीसरी अहम खबर जिस पर टिकेगी नजर वो है एनसीईआरटी बुक को लेकर के हो रहे विवाद को लेकर के। विवादों में 7वीं क्लास की एनसीईआरटी बुक है, मंदिरों की लूट और इस्लाम फैलाने का जिक्र उस किताब में है, जिस पर रहेगी तीसरी और अहम खबर जिस पर टिकी रहेगी नजर। तो ये तीनों महत्वपूर्ण खबरें 3 बजे की 3 ये बड़ी खबरें जिस पर टिकेगी नजर। और 3 बजे की 3 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा में वंदे मातरम पर बोले पीएम मोदी, कहा वंदे मातरम के साथ हुआ विश्वासघात। नेहरू ने कहा था इससे मुस्लिम भड़क सकते हैं, फिर कांग्रेस ने इसके टुकड़े किए। लोकसभा में बोले गौरव गोगोई, कांग्रेस ने वंदे मातरम को पूरे देश में फैलाया। अखिलेश यादव ने कहा भाजपा ने नहीं लड़ी आजादी की लड़ाई, तिरंगा तक नहीं फहराया। इंडिगो संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देने से किया इनकार, कहा हम जानते हैं देश इस समय संकट चल रहा है। राज्यसभा में भी उठा मुद्दा। मुरादाबाद में सीएम योगी ने की सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक। आगरा और गाजियाबाद का भी करेंगे दौरा, संगठन के पदाधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग। गोवा नाइट क्लब में लगी आग की जांच तेज, दिल्ली भेजी गई गोवा पुलिस की टीम। वक्ता क्लब मालिक की तलाश तेज है, दिल्ली से केयरटेकर गिरफ्तार। और चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। पहली अहम खबर लोकसभा में वंदे मातरम चर्चा को लेकर के, जहां लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने गीत की सांस्कृतिक धरोहर, आजादी के आंदोलन में उसकी प्रेरक शक्ति और अंग्रेजों की बांटो राज करो नीति के खिलाफ उसकी मजबूती को रेखांकित किया। पीएम ने कहा वंदे मातरम आज भी नए भारत की ऊर्जा, एकता और संकल्प का आधार बना हुआ है। पीएम ने कहा कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, ये उसका तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का ये तरीका था। वहीं तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसीलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। वहीं पीएम मोदी के सवालों के जवाब देते हुए आपको बता दें विपक्ष ने पलटवार किया। जवाब देते हुए गौरव गोगोई ने कहा कांग्रेस ने वंदे मातरम को पूरे देश में फैलाया। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा कि बीजेपी ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है, तिरंगा तक नहीं फहराया है। तो एक एक करके तमाम तस्वीरें, तमाम बयान भी आपने सुने किस तरीके से। देखिए आज संसद का जो मुद्दा रहा वंदे मातरम को 10 घंटे की ये चर्चा, और हालांकि इसमें प्रधानमंत्री ने चर्चा की शुरुआत की। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ पर संसद में चर्चा हुई। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के दबाव में किया ये टुकड़े किए हैं वंदे मातरम के। पीएम ने कहा कांग्रेस को देश के बंटवारे के लिए झुकना भी पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कांग्रेस का जिक्र आज की चर्चा में। कांग्रेस पहले वंदे मातरम पर झुकी तो प्रधानमंत्री देखिए कहते नजर आए कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता किया। 4 छंद इससे हटाए गए जो कि कांग्रेस शासन में ही हटाए गए, और उसके पीछे की जो दलील दी गई थी वो ये दी गई थी कि वंदे मातरम में मूर्ति पूजन को बढ़ावा दिया जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिस वजह से उन छंदों को हटाया गया था। हालांकि उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल ये दोनों ही जगहों पर पूरा फोकस देखने को मिला था, और वहां पर से ही
वंदे मातरम को सबसे ज्यादा अंग्रेजों के द्वारा बंटवारे में बंगाल का जिक्र भी किया गया। पीएम ने कहा देश को आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा गया था। पीएम ने देखिए आपातकाल का जिक्र किया। वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये विशेष बातें संसद सत्र के दौरान कही गई। 2047 में विकसित भारत बनाकर रहेंगे। प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू से ही देखिए जो टारगेट रखा गया है 2047 का रखा गया है। उनके द्वारा कहना विकसित भारत 2047 तक इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप का जिक्र भी पीएम करते नजर आते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए लगातार अब एक एक करके आपको बताते हैं क्या कुछ रहे। देखिए जब 100 साल हुए देश में आपातकाल था, प्रधानमंत्री के द्वारा यह जिक्र किया गया। वंदे मातरम राष्ट्र शक्ति है, चेतना है। पीएम ने संसद सत्र की शुरुआत में ही वंदे मातरम पर चर्चा की। उन्होंने कहा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे जो हैं घुटने टेक दिए हैं। ये जिक्र भी प्रधानमंत्री करते नजर आए और ये पहली दफा नहीं है जब मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेकने की बात कहते प्रधानमंत्री नजर आए। तुष्टीकरण की राजनीति की बात आई। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के दबाव में ये सब किया है। प्रधानमंत्री के द्वारा ये बात भी कही गई है। वहीं आप देखिए वो कहते नजर आए कि कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता किया और इस पर बार बार सवाल भाजपा के द्वारा पूछा जाता है कि कांग्रेस ने समझौता किया है वंदे मातरम को लेकर के। जब 100 साल हुए देश में आपातकाल था, प्रधानमंत्री के द्वारा वंदे मातरम चर्चा की शुरुआत की गई। अब हालांकि विपक्ष ने क्या कुछ कहा पीएम के सवाल पर, विपक्ष का जवाब था कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को पूरे देश में फैलाया है और पूरे देश में जागरूक करने का काम, इसको फैलाने का काम जो है वो कांग्रेस के द्वारा किया गया है। वंदे मातरम गीत से राजनीति नारा बना है। और चलिए इस विषय पर अब चर्चा के लिए हमारे साथ रवि अरोड़ा जी बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। रवि जी बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। जी शुक्रिया रवि जी, क्योंकि आज जो सत्र रहा है वंदे मातरम को लेकर के रहा है और उस पर आपने पक्ष को भी सुना, विपक्ष को भी सुना। वंदे मातरम पर पहली अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे चर्चा को लेकर के आप दीजिए। जी, मुझे लगता है वंदे मातरम हर आदमी के दिल में है, हर हिंदुस्तानी के दिल में है, हर सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में है। लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में रहकर वंदे मातरम नहीं बोल सकते, मुझे लगता है उनको देश से बाहर चले जाना चाहिए। और दूसरी बात, जैसा आरोप विपक्ष लगा रहा है, मैं समझता हूँ कांग्रेस एक विचारधारा हुआ करती थी आजादी से पहले, और उसी विचारधारा में ये बात सही है कि जिस प्रकार से वंदे मातरम को लेकर पूरे देश में एक लहर आई, लेकिन जब देश आजाद हुआ उसके बाद कई बड़े ऐसे फैसले थे जो पंडित नेहरू ने लिए और जो शायद देश के लिए घातक सिद्ध हुए। और कहीं ना कहीं ये बंटवारा भी उसी के कारण था। मुस्लिम लीग के बड़े नेता जो मांग कर रहे थे बंटवारे की, उसमें से कई नेता नहीं रहे और बाद में भारत सरकार में भी शामिल हुए। मैं समझता हूँ यह बहुत बड़ी त्रासदी थी कि जिस प्रकार से कितने लाखों हिंदुओं को, मुसलमानों को मरना पड़ा, लेकिन अगर उसको रोका जा सकता था। और खासकर वंदे मातरम पर जब आज प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर आज बीजेपी को देश भर में मैंडेट मिल रहा है। 2014 से लेकर अब तक जितना भी मैंडेट बीजेपी को मिल रहा है वो सारा मोदी जी के नाम पर मिल रहा है। लेकिन मोदी जी की बात को एक एक शख्स समझता है, सुनता है। और मोदी जी ने एक बात याद दिलाने की कोशिश की, किस प्रकार से उन 4 छंदों को वंदे मातरम में गाने में से निकाल दिया गया, क्योंकि ये सिर्फ सॉन्ग नहीं है। जैसे मैं समझता हूँ विचारधारा, ये एक आजादी की जंग की पहली चिंगारी थी जिस चिंगारी से हमने आजादी पाई। और आज के युवाओं को यह बताने की वंदे मातरम पर जो चर्चा आज रही है सदन में, कहीं ना कहीं ये घूम फिर करके बंगाल पर जाकर के टिक जा रही है। फिर चाहे यहाँ पर बीजेपी के द्वारा जो बात कही गई हो या कांग्रेस के द्वारा जो बात कही गई है, तो कुल मिलाकर के जो समझा जा रहा है, विशेषज्ञों के द्वारा जो टिप्पणी की जा रही है वो ये कि सब कुछ घूम फिर के पश्चिम बंगाल पर जा रहा है। क्योंकि वंदे मातरम शुरुआत में भी रवि जी अगर ध्यान दे तो पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल से शुरू हुई ये पूरा मामला जो है अब भी जाकर के बंगाल पर अटका हुआ है। क्या मुख्य वजह मानी जा सकती है? वंदे मातरम ही टारगेट है या पश्चिम बंगाल टारगेट है? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में कहानी क्या है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इन चुनावों में हुआ क्या कि आपको बता दूं, मैं इस गाने में जो जिक्र है, जिन जगहों का जिक्र है, उसमें ज्यादातर बंगाल के बंगाल, क्योंकि उस समय पे बिहार और उड़ीसा भी बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे, उन जगहों का जिक्र है। और खासकर मैं समझता हूँ क्योंकि बंगाल में चुनाव और ऐसे में ममता दीदी के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, और खासकर जब से उनके एक विधायक
जो है बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने अलग हुंकार भरी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक कट्टा नजर आ रहा है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सारा विपक्ष एकजुट है। उनको ये लग रहा है कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए, क्योंकि एक बुलेटिन जो राज्यसभा से हर साल जारी होती है, उस बुलेटिन में हमेशा देखिए 1950 के दशक में लगातार आपको बता दूं वंदे मातरम का एक जो है राजनीतिक नारा नहीं रहा था, बहुत ज्यादा युवाओं के अंदर वहां तक तत्कालीन नेताओं के बीच में ये बहुत बड़ा एक अहम भूमिका निभा रहा था। तो ऐसे में संसद के अंदर कोई हंगामा ना हो, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सभी दलों ने तय किया था कि वंदे मातरम हम संसद का में इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब ये बुलेटिन हर साल आता है, लेकिन जब इस बार आया तो कहीं ना कहीं विपक्ष को लगा ये एक मुद्दा है और इसे भुनाना चाहिए। जबकि ममता बनर्जी कई बार केंद्र में मंत्री रही है और उनको पता है कि ये बुलेटिन लगातार जारी होता है और हर बार इसी प्रकार का तो लिखा जाता है, इस प्रकार से बुलेटिन जारी किया जाता है। लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठाए गए कि आप जो वंदे मातरम को लेकर है कि संसद में हम क्यों नहीं बोल पाएंगे। असल में सवाल ये है कि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए संविधान के मंदिर में, सबसे बड़े मंदिर में, वहां पर उन मुद्दों में कोई बहस का कोई वंदे मातरम को लेकर, क्योंकि वो आजादी का नारा था, हमें आजादी मिल चुकी है, और वंदे मातरम को लेकर कई सरकारों ने, खासकर योगी सरकार ने वहां पर हर शिक्षण। ठीक है रवि जी, कुल मिलाकर के आप समझा जा सकता है चर्चा कहां तक जाती है, देखने वाली बात है, क्योंकि कल राज्यसभा में भी इस पर चर्चा। आपका बहुत शुक्रिया HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। और चलिए, यहाँ पर लगातार वंदे मातरम को संसद में चर्चा हुई। अब बढ़ते हैं आगे और दूसरी खबर की ओर। दूसरी और महत्वपूर्ण खबर है इंडिगो को लेकर के। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं आज भी पटरी पर नहीं लौटी है। जहां आपको बता दें, दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु एयरपोर्ट से 200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द की थी। हालांकि कंपनी ने आपको बता दें 2300 दैनिक उड़ानों में से 1650 संचालित करने का दावा भी किया। अब इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स ने कहा कि स्थिति रोज बेहतर हो रही है। 10 दिसंबर तक नेटवर्क स्थिर होने की उम्मीद है। पहले कंपनी ने 10 से 15 दिसंबर तक का सामान्य होने की स्थिति, सामान्य होने की बात कही थी। इंडिगो ने हालिया उड़ान संकट के दौरान 610 करोड़ के रिफंड प्रोसेस भी किए हैं और इसके साथ ही 3000 यात्रियों का बैगेज वापस पहुंचा दिया गया है। अब सरकार ने एक दिन पहले ही रिफंड रविवार शाम 8 बजे तक पूरा करने और अलग हुए बैगेज 48 घंटे में यात्रियों को लौटाने का निर्देश दिया था। तो यहां पर देखिए, इंडिगो को लेकर के तमाम तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, जहां आज भी स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं। तो लगातार आप चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं इन पूरी स्थितियों को कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। तो इंडिगो को लेकर के जो स्थितियां नजर आ रही हैं वो काफी ज्यादा असामान्य हैं। लोग परेशान हैं इससे, क्योंकि 30 दिसंबर को 150 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई थी, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई रही। जहां आपको बता दें कि लगातार ये उड़ानें रद्द रही। ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां 4 दिसंबर को 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई है, तो 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने की बात सामने आई। और उसके बाद देखिए तस्वीरें कुछ इस प्रकार से सामने आती है कि 5 दिसंबर को 1600 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो जाती हैं। तो एक एक करके हम आपको तारीख बता रहे हैं जब कितनी फ्लाइटें जो हैं वो कैंसिल हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देखिए 5 दिसंबर को जहां पर 1600 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई है और इस सब के बाद इंडिगो CEO के द्वारा जो है वो एक्स पर पोस्ट किया जाता है। वो कहते नजर आ रहे हैं एक्स पर पोस्ट के जरिए कि स्थिति सामान्य हो जाएगी। 6 दिसंबर को 800 से ज्यादा उड़ानें रद्द होती हैं और ये स्थितियां सामान्य नहीं है, क्योंकि सामान्य होने की बस बात ही कही जा रही है, लेकिन स्थितियां अभी भी वैसी की वैसी ही है।
और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कबीर मलिक पायलट बने हुए हैं। कबीर जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। कबीर जी, जो तस्वीरें नजर आ रही है इंडिगो को लेकर के, माना जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं उनकी वजह से ही ऐसी स्थितियां नजर आ रही है। आखिरकार क्या मुख्य वजह आप बता रहे हैं इसको? देखिए, पिछले 4-5 दिन से ऑलमोस्ट एक वीक हो गया है और स्थिति सेम वही की जहां की तहां है वही बनी हुई है। और ये स्थिति अगर आप कहें, इसमें कर्मचारी भी इन्वॉल्व है, कंपनी भी इन्वॉल्व है और मैनेजमेंट इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि मैनेजमेंट का काम होता है हर चीज़ को मैनेज करना। तो अभी तक अगर ये 5 दिन के अंदर अपना हल्फनामा देने के बाद भी चीज़ों को अगर नहीं ठीक कर पाए हैं, तो अभी इसमें पूरी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है और मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि इसमें मेन खामी कहाँ पर है। तो अभी जो शॉर्टेज ऑफ क्रू है और शॉर्टेज ऑफ पायलट है, तो उसका जो FTTL का जो नया लॉ अभी आया था 1 नवंबर को, सरकार ने इनको 10 फरवरी तक की राहत दी है कि आप अपने सिस्टम को दुरुस्त कीजिए और जो पॉसिबल हो सकता है अपने नए पायलट्स को और क्रू मेंबर्स को और जो आपके अनिवार्य स्टाफ है उनको जल्द से जल्द अपॉइंट कीजिए और व्यवस्था को ठीक से सुचारू रूप से चालू कीजिए। लेकिन मैं अभी जो देख रहा हूँ, जैसे इन्होंने भी कमिट किया था कि हम 2 दिन के अंदर इसको ठीक कर लेंगे, लेकिन ये ठीक नहीं कर पाए हैं। और मैंने जिस दिन इन्होंने हल्फनामा दिया था अपना, इन्होंने दायर किया था DGC को, सरकार को, उसी दिन मैंने कहा था इसको अभी ठीक होने में कम से कम भी 10 दिन लगेंगे। अगर आप चाहें कि इतनी बड़ी फ्लीट है, इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी बड़ी एयरलाइन है और उसको आप 2 या 3 दिन में ठीक कर लेंगे, नहीं। री रोस्टर करने में किसी भी चीज़ को, मान लीजिए अगर 2 दिन का 1 दिन का कोई एरर आता है तो उसको ही ठीक करने में आपको 4 से 5 दिन लगते हैं। तो अभी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई थी, आपने देखा था सोलर रेडिएशन का प्रॉब्लम आ गया था, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर अपडेट करना था उसके, वो एकदम एक रीज़न रहा था। इसके बाद फिर ये जो सीज़न चल रहा है अभी दिसंबर का, इसके पीक सीज़न होता है, इसके अंदर ट्रेवलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इसमें स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं और ये सीज़न जो है क्रिसमस कार्निवल सीज़न है, ये फेस्टिवल का सीज़न है अभी, और इसके अंदर लोग जो है बहुत ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इसमें यात्रियों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो दूसरा कारण ये भी है इसके अंदर। तीसरा कारण इसका मौसम का भी कारण है। चौथा कारण टेक्निकल इश्यूज हैं। अगर आपको याद हो, DGCA ने अभी इनको नोटिफाइड किया था अक्टूबर के अंदर, इंडिगो एयरलाइन को और दूसरी एयरलाइंस को, जिसके अंदर इंडिगो के तकरीबन 110 के आसपास प्लेन जो है टेक्निकल इशू की वजह से खराब थे और उनको टेक्निकल रिपेयर चाहिए थी और उसके वजह से वो एयरक्राफ्ट जो है मेंटेनेंस के लिए गए हुए हैं। तीसरा, आपने बहुत मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो अभी तक पिछले एक हफ्ते की न्यूज से बिल्कुल नजरअंदाज की हुई है। इंडिगो के तकरीबन ये मान के चलिए 120 पायलट्स का ऐसा खामियां पाई गई थी ट्रेनिंग के अंदर जिनको कमांड दे दी गई थी। तो वो 120 पायलट की कमी की वजह से भी ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। प्रॉब्लम कोई एक नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम। बिल्कुल। और इसी बीच एक सवाल और भी है, क्योंकि ऐसा पहली दफा नहीं है जब इंडिगो को लेकर के कोई समस्या हुई है। हालांकि ये जरूर कह सकते हैं कि इतनी बड़ी समस्या जो है वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे पहले भी इंडिगो को लेकर के बहुत सी तकलीफें हुई हैं। बहुत सी, कभी एयरलाइंस में कभी सीट को लेकर के बात हुई है, कभी क्रू मेंबर की वजह से कोई जो है ट्रेंडिंग में आ गया है इंडिगो। इस सब के पीछे की क्या वजह है? सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू इंडिगो की, 60% एयरलाइंस में कब्जा इंडिगो का है, बावजूद इसके इतनी दिक्कतें इंडिगो में होती है और इंडिगो के प्राइस जिस हिसाब से बढ़ते घटते हैं उससे लोगों को कितनी ज्यादा परेशानी होती है। क्या इन सब को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? लूप होल कहां पर है? देखिए, मैं बहुत चीज़ों को ना बहुत पहले से, अपने 3-4 साल पहले से सभी एयरलाइन के बारे में कहता आ रहा हूँ। कोई, मेरा ये मानना नहीं है कि सिर्फ मैं इंडिगो को ही ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर हम सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है, इसके अंदर हमारी जो मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, इसके अंदर एयरलाइन रिस्पॉन्सिबल है, इसके अंदर DGCA रिस्पॉन्सिबल है और इनकी इरिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होती आ रही हैं। आपने बताया क्रू मेंबर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि यात्रियों के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है और अंडरस्टैंडिंग ना बनने की वजह से क्रू मेंबर और यात्रियों के बीच में कुछ झड़प हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, कुछ समस्या इतनी उत्पन्न हो जाती है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और जैसे आपने बताया कि पीछे मैनेजमेंट के साथ दिक्कत थी, तो ये दिक्कतें आम तौर पे इतनी बड़ी एयरलाइन होने के बावजूद छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं। लेकिन जो आज समस्या खड़ी है
ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे आपने बताया 64.25% एविएशन इंडस्ट्री के अंदर इंडिगो का शेयर है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा यात्री फ्लाई करते हैं। फिर चीज़ को रिपीट किया जाता है। एवरीडे की इनकी 2100 से 2200 फ्लाइटें हैं। तकरीबन 3,80,000 से 4 लाख पैसेंजर एवरीडे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा शेयर मार्केट है इंडिगो की, और इसको चाहिए कि ये अपनी सर्विस को बहुत दुरुस्त करे। और इनके पास मेरे बिल्कुल। को लगता और नहीं है किसी चीज की। ऐसे में कैप्टन कबीर, क्या ये भी माना जा सकता है, क्योंकि देखिए जो पूरी तस्वीरें हमने देखी, इस बीच चर्चा ये भी है कि इंडिगो ने, क्योंकि डीजीसीए के द्वारा जो नियम लाया गया उस नियम को नहीं मानना चाह रहे थे इंडिगो के मेंबर्स, इस वजह से ये पूरी तस्वीरें नजर आई है, इस वजह से ये पूरा जो सिनेरियो है उसे क्रिएट किया गया है। क्या ये वजह मानी जा सकती है, इसमें कोई सच्चाई? पहला ये, और एक और सवाल मेरा रहेगा कि जिस हिसाब से इंडिगो की स्थिति है, शेयर पर क्या असर पड़ेगा इंडिगो के? देखिए, फेयर तो सरकार ने बोला है, जो फेयर है वो फेयर ही रहेगा। हर किलोमीटर नहीं, फेयर नहीं, शेयर, क्योंकि मार्केट वैल्यू जो इतनी 64 पॉइंट समथिंग, मैं शेयर की बात बता रहा हूँ। जो आज से 4 दिन पहले था, इनकी शेयर मार्केट 2.5 से लेकर 3.5% गिर गई थी। अभी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी बड़े सकते में है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और वो बहुत कंफ्यूज एंड डबल माइंडेड हैं। बहुत सी बड़ी कंपनीज हैं जो अपना शेयर इससे विड्रॉ करना चाहती हैं, क्योंकि भी मार्केट में जो हवा चल रही है उसके मुताबिक अभी कुछ भी ऐसी अनहोनी घटना हो सकती है जिसका अंदाजा ना तो आपको है ना हमें है। लेकिन अंदर की क्या बातें हैं उसको अभी उजागर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है। कौन इसके अंदर बिग प्लेयर एंटर कर सकता है, क्या कंपटीशन में इसमें आ सकते हैं, ये कंपनी को हटाया जा सकता है, इसके ऊपर कितनी बड़ी पेनल्टी लग सकती है, अभी ये सब चीजें सरकार के संज्ञान में है। और सरकार ने अभी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसी एयरलाइन की बिल्कुल, निकाली और है। इसी पर हमारी भी नजर टिकी रहेगी कि पब्लिक को कब तक राहत दे पाती है। ये आपका बहुत शुक्रिया कैप्टन कबीर, HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और तीसरी इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां 7वीं क्लास की NCERT बुक विवादों में आ गई है। विवाद क्यों है? क्योंकि इस बुक के एक चैप्टर में मंदिरों की लूट और इस्लाम फैलाने का जिक्र किया गया है। दरअसल 7वीं क्लास की NCERT बुक में महमूद गजनवी का एक चैप्टर दिया गया, जिसमें जिक्र किया गया है कि महमूद ने कितनी बार भारत पर हमला किया, कितने मंदिरों को लूटा, इसके बारे में डिटेल में लिखा गया है। और इससे पहले वाली बुक में एक छोटा सा पैराग्राफ था, लेकिन नई बुक में 6 पेज का ये पूरा चैप्टर है। वहीं अब इस बुक का अब भारी विरोध जो है वो किया जा रहा है। तो विवादों में है 7वीं क्लास की NCERT बुक। वजह है कि जो महमूद गजनवी है उसका जिक्र पहले एक छोटे से पैराग्राफ में था, लेकिन अब इस पे पूरा चैप्टर आ चुका है 6 पन्नों का। विवादों में NCERT बुक क्यों है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो अब 6 पेज का एक पूरा चैप्टर आ गया है, जहां आपको बता दें NCERT की नई बुक का विरोध पूरी तरह से किया जा रहा है। जगह जगह पर विरोध हो रहा है और इस पर चर्चाएं भी देखने को मिल रही हैं। इस्लाम फैलाने का जिक्र इसमें किया गया है। बुक का हर जगह पर विरोध हो रहा है। बुक में लोगों के कत्लेआम का भी जिक्र किया है। समझिए, 7वीं क्लास की ये बुक है और 7वीं क्लास की बुक में ये तमाम तस्वीरें नजर आ रही है। चलिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम जरा बता दें कि आखिरकार क्यों है विवाद, क्या है तस्वीरें। एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि NCERT में विवाद की वजह क्या है। इस विवाद के पीछे की असल वजह है कि 7वीं की बुक में महमूद गजनवी का जो चैप्टर है उसे ऐड ऑन किया है। पैराग्राफ नहीं है, 6 पन्नों का पूरा चैप्टर है, जिसकी वजह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। वहीं देखिए, भारत और मंदिरों में लूट का जिक्र इस किताब में किया गया है। 6 पन्ने हैं और 6 पन्ने में कैसे लूटा गया, किस तरह से लूटा गया, महमूद गजनवी ने किस तरीके से अपना आक्रमण जो है वो किया मंदिरों पर, वो सारी चीजें इस बुक में नजर आ रही है और इसीलिए ये बुक चर्चा का विषय बनी हुई है। 7वीं कक्षा की ये जो बुक है, तस्वीरों के जरिए हम देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि अब इस किताब में पिछली बार जो बात हुई है वो थी कि पैराग्राफ था, सिर्फ पैराग्राफ और 6 पन्नों का ये चैप्टर। बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 7वीं क्लास की बुक में आप बच्चों को कत्लेआम की पढ़ाई करवा रहे हैं और इसी को लेकर के विवाद भी उत्पन्न हो रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है। आज 6 पन्नों का ये पूरा एक चैप्टर है जिस पर की पूरी तस्वीरें नजर आ रही है। और चलिए, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर बने हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर सुधीर HNN न्यूज पर।
सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ये जो किताब में 6 पेज का पूरा चैप्टर ऐड ऑन हुआ है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? कितना सही और कितना गलत? देखिए, क्या पढ़ाया जाए क्या न पढ़ाया जाए ये नीति निर्धारकों को तय करना होता है। लेकिन एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि जब भी हम अपना इतिहास पढ़ते हैं तो हमने उस इतिहास में 2 चीजों को हरदम इग्नोर किया। पहली चीज है शत्रु बोध होना, दूसरा जो तथ्य हैं उनमें से पूरा तो नहीं पढ़ सकते हम, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कुछ तथ्यों को एकदम ड्रॉप कर दिया जाए और कुछ को बहुत ज्यादा ओवरप्ले कर दिया जाए। तो इस लिहाज से इतिहास में सिर्फ गजनवी के आक्रमण की ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जहां हमें कुछ अंडर प्ले करने की जरूरत है और कुछ चीजों को और बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल। चीजों को अंडर प्ले किया जाए या किन चीजों को ज्यादा बताया जाए। एक बड़ा सवाल है जो मैं अक्सर सुनता हूं कि हम स्टेटस को से भागने लगते हैं। हमें लगता है कि ये व्यक्तिगत रूप से मिडिवल हिस्ट्री अगर ज्यादा हम पढ़ रहे थे तो अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स आ गए तो हमें समस्या हो गई, या हमने आतताइयों के आक्रमण को अगर दुर्दांत तरीके से लिख दिया गया तो हमें समस्या हो गई। इतिहास भावनाओं का खेल नहीं है, तथ्यों का है। और ये बात सत्य है कि हर समय गजनवी के आक्रमण ने अलग अलग असर देश और समाज पर डाले हैं, और उनकी जानकारी अगर छात्रों में, युवा छात्रों में या बाल्य छात्रों में नहीं होगी तो बाद के दिनों में उसको भावनात्मक तरीके से अंडर प्ले या ओवर प्ले करके कोई उसका लाभ लेगा। इतिहास बोध होना इसलिए भी आवश्यक है कि हम शत्रु, मित्र, राष्ट्र, अपनी संस्कृति, इन सब चीजों के साथ एक साम्य बिठा सकें, न कि भावनात्मक रूप से कहीं ऊपर या नीचे हो सके। जी चलिए डॉक्टर सुधीर, आपका बहुत शुक्रिया HNN न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो डॉक्टर सुधीर, आपने सबसे अहम बात जो बोली कि इतिहास भावनाओं का खेल नहीं है, ये सब तथ्यों का खेल है। हालांकि 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में 3 अहम खबरों पर हमारी पूरी नजर रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।